भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह जीके वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो यह जो है गोवा में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रश्न का आंसर जो 48% लोग राइट दिए हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गोवा भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, इसलिए विकल्प 2 राइट आंसर हो जाएगा। और राजधानी दिल्ली भारत की दूसरी सबसे अमीर अर्थव्यवस्था है। और उत्तर पूर्व राज्य सिक्किम तीसरे स्थान पर है, जिसके बाद चंडीगढ़ और हरियाणा का स्थान है। और गोवा का जो भूमि क्षेत्र है 3702 किलोमीटर स्क्वायर है। और गोवा की राजधानी पणजी है और इसकी कार्यकारी शाखा भी है। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, जो अक्टूबर 2021 में बने हैं। और इनकी जनसंख्या जो है गोवा की 18.2 लाख है। और यह स्थापित जो है 30 मई 1987 को हुआ था। और वहाँ के प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय किसी देश या भौगोलिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति अर्जित धन की राशि का एक उपाय है। और किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल 2021 अक्टूबर 2021 पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल 88,752 किलोमीटर स्क्वायर है, जिनके राज्यपाल जगदीप धनखड़ी है। और राजधानी जो है पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। और पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 9.03 करोड़ है। और पंजाब जो है अक्टूबर 2021 के अनुसार इसके भूमि क्षेत्रफल जो है 50,362 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसके राज्यपाल जो है बनवारी लाल पुरोहित हैं। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। और पंजाब की जनसंख्या जो है 2.8 करोड़ है। इसके अलावा गुजरात की क्षेत्रफल जो है 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसके अलावा गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और गुजरात की जनसंख्या जो है 6.27 करोड़ है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि रिहंद नदी घाटी परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो ये रिहंद नदी घाटी परियोजना जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यह रिहंद नदी पर है, जो सोन नदी की सहायक नदी है। और इस बात का जलग्रहण क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें। और अगला क्वेश्चन है कि मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के तहत एक वेतन अवधि में एक कर्मचारी पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। तो यह जो है 3% मजदूरी पे जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर होगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मजदूरी संदाय अधिनियम का यह प्रावधान करता है कि किसी भी नियोजित व्यक्ति पर लगाए गए जुर्माने की कुल राशि मजदूरी के 3% के बराबर राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। और मजदूरी भुगतान की महत्वपूर्ण विशेषताएं यह है कि यह अधिनियम भारत के उन सभी नियोजित व्यक्तियों पर लागू होता है जिनका वेतन 24,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है। और इस अधिनियम में परिवहन, बंदरगाह, खान, वृक्षारोपण आदि सेवाएं शामिल हैं। और मजदूरी की अवधि 1 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यदि व्यक्ति 1,000 से कम श्रमिकों वाले एक प्रतिष्ठान में कार्यरत है तो महीने के 7वें दिन से पहले मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। और महीने के 10वें दिन यदि व्यक्ति 1,000 से अधिक श्रमिकों के साथ एक प्रतिष्ठान में कार्यरत है तो मजदूरी से कटौती कुल राशि से अधिक नहीं होगी। और पहला है 75% अगर कटौती में सहकारी समितियों को भुगतान शामिल है, और 50% किसी अन्य मामले में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के रूप में डडट की नियुक्ति ने भारत में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत देखी थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्सस। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा। कह रहा है कि 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के रूप में जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स की नियुक्ति ने भारत में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत देखी थी। और प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था, जो उत्तराधिकारी के ऑस्ट्रियाई युद्ध के कारण हुआ था। और सेंट थोम मद्रास में की लड़ाई जो फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन के सैनिकों के बीच हुई थी, जिसने अंग्रेजों ने सहायता का अनुरोध किया था, प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।
और पहला कर्नाटक युद्ध 1748 में समाप्त हुआ था, जब यक्सला चैपल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में खेल प्रशिक्षकों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो खेल परीक्षकों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार जो है यह द्रोणाचार्य पुरस्कार है। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह भारत में खेल प्रशिक्षकों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 में भालचंद्र भास्कर को भागवत कुश्ती, ओम प्रकाश को मुक्केबाजी और ओम नाम्बियार को एथलेटिक्स को दिया गया था। और यह प्रतिवर्ष युवा मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार में द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। और 2020 में इसे निम्न हॉकी के लिए जूडे सेबेस्टियन को, मलखंभ के लिए योगेश मालवी को, और शूटिंग के लिए जसपाल राणा को, और वुशु के लिए कुलदीप कुमार हांडू को, और बैडमिंटन के लिए गौरव कुमार को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 में दिया गया था। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार जो है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार पहली बार 1961 में दिया गया था, और यह युवा मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल होता है। इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है युवा मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल होता है। और यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। और यह पहली बार 1951 में विश्वनाथन आनंद को शतरंज के लिए दिया गया था। और 2021 में इसे निम्न लोगों को दिया गया था: नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो के लिए, रवि कुमार को कुश्ती के लिए, लवलीना बोहिरियन को मुक्केबाजी के लिए, मनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, और श्रीजेश PR को हॉकी के लिए, और अवनी लेखरा को शूटिंग के लिए, और सुमित एंटिलो को जेवलिन थ्रो के लिए, और प्रमोद भगत को जो है यह बैडमिंटन के लिए दिया गया था, और कृष्णा नायर को बैडमिंटन के लिए, मनीष नरवाल को शूटिंग के लिए, मिताली राज को क्रिकेट के लिए, और सुनील छेत्री को जो है फुटबॉल के लिए दिया गया था। इसके अलावा कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। और कालिदास सम्मान पहली बार 1980 में सेम्मनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर और मलिक अर्जुब मंसूर को प्रदान किया गया था। और 2019 में यह सुरेंद्र वर्मा थिएटर को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कह रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और यह पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। और यह पहली बार 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। और पृथ्वी दिवस 2024 का विषय वस्तु ग्रह बनाम प्लास्टिक था। और 2018 का विषय वस्तु जो है यह प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें। और 2019 का विषय वस्तु जो है हमारी प्रजातियों की रक्षा करें, जिसका उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किए गए थे? तो यह हस्ताक्षर जो है 1916 में किया गया था। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज मैग्नेटाइट का प्राथमिक घटक है? तो यह जो है आयरन ऑक्साइड है। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भरतोत्स पर्वत है? तो भरतोत्स पर्वत जो है यह है सतपुड़ा है। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर होगा। कह रहा है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला खंड पर्वत का एक उदाहरण है। और जब तनाव या संपीड़न के कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह में दरार आ जाती है तो भ्रंश और खंड आ जाते हैं और पर्वत का रूप ले लेते हैं। चार प्रकार के पर्वत होते हैं, वे खंड पर्वत, अपशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत और वलित पर्वत है। वर्तमान में एक अपशिष्ट पर्वत माना जाता है। और अरावली रेंज को दुनिया की सबसे पुरानी ततः पर्वत प्रणाली माना जाता है। और हिमालय युवा वलित पर्वत है। और अगला क्वेश्चन है कि वेन सांग द्वारा अपनी यात्रा में वर्णित गोबीसाड़ का वर्तमान नाम क्या है? तो गोबीसाड़ का वर्तमान नाम जो है यह काशीपुर है। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। कह रहा है कि वेन सांग का जन्म 6 अप्रैल को 602 ईस्वी में
चेन्नई गांव गौसी टाउन में चीन में हुआ था। और वह एक चीनी बौद्ध भिक्षु विद्वान थे जिन्होंने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। और वेदशांग जो है हर्ष के शासनकाल में चीनी बौद्ध धर्म और भारतीय बौद्ध धर्म के बीच बातचीत का वर्णन किया। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था? तो यह जो है 1922 में स्थगित किया था। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। और कारण यह था कि उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हिंसक भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। और CR दास, सुभाष बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने आंदोलन को वापस लेने के लिए गांधी के फैसले से असहमति व्यक्त की। और मार्च 1922 में गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल जेल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। और दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास अपने वकालत के पेशे को छोड़कर आंदोलन में शामिल हुए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? तो यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे। और भारत को स्वतंत्रता मिलाने के बाद पटेल को पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। और भारत के बिस्मार्क के रूप में सरदार पटेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान 550 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण था। उनके मजबूत नेतृत्व और निर्णायक कार्यों के कारण उन्हें अक्सर भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है यह आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। कह रहा है कि ब्रह्मो समाज के विघटन और विघटन के बाद साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना 1870 में आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्र नाथ टैगोर इस समाज से सक्रिय रूप से जुड़े थे। और साधारण ब्रह्म समाज का मानना था कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म एक प्राकृतिक क्रिया है। और आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 को प्रार्थना समाज की स्थापना की। और आत्माराम पांडुरंग एक विद्वान, इतिहासकार और परोपकारी भी थे। वह बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सह संस्थापक भी थे। इसके अलावा यमजी रनाड़े का पूरा नाम महादेव गोविंद रनाड़े था। और वह ब्रह्म समाज से प्रेरित एक परोपकारी व्यक्ति थे। उन्हें महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? तो सुगम्य भारत अभियान जो है यह दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, क्षत्रप किस वंश के शासक थे जिन्होंने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया? तो वह जो है शक वंश के शासक थे। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा।